सभी का स्वागत है आज के इस बेहद खास और एक विस्तृत विश्लेषण में। आज हमारे टेबल पर जो शोध पत्रों और प्रेजेंटेशन स्लाइड्स का स्टैक मौजूद है वो किसी खजाने से कम नहीं है। जी बिल्कुल खजाना ही है। हम आज एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो 1853 के वो धुएं उगलते भाप इंजनों से शुरू होती है और सीधे भविष्य की चमचमाती हाई स्पीड तकनीक तक जाती है। आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय है भारतीय रेलवे की ऐतिहासिक और आधुनिक विकास यात्रा। ये बहुत ही दिलचस्प विषय है। हाँ, और आज का हमारा मिशन सिर्फ तारीखें गिनाना या कुछ बोरिंग आंकड़े देना नहीं है। जो लोग इस विषय को फॉलो करते हैं वो बुनियादी बातें तो जानते ही हैं। सही बात है। हमारा उद्देश्य आज ये समझना है कि कैसे पटरियों का ये जाल केवल एक परिवहन का साधन नहीं रहा, बल्कि ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क कैसे बन गया। ये एक बहुत ही सटीक शुरुआत है। देखिए, ये विषय अपने आप में इतना विशाल है कि इसे समझना किसी देश की नसों में दौड़ते खून को समझने जैसा है। रेलवे सिर्फ लोहे और कंक्रीट का ढांचा तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। ये एक जीता जागता और सांस लेता हुआ संगठन है। जब हम इन दस्तावेजों का अध्ययन करते हैं तो स्पष्ट होता है कि रेलवे ने भारत के भूगोल को और इसकी खंडित अर्थव्यवस्था को एक मजबूत धागे में पिरोया है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हमारे पास जो शुरुआती आंकड़े हैं वो सीधे तौर पर रेलवे के विशाल नेटवर्क की बात करते हैं, मतलब दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क। जी। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इसका प्रशासनिक विकेंद्रीकरण। पूरे देश में 18 रेलवे जोन हैं और 69 मंडल यानी डिविजन्स हैं। साथ ही 21 रेलवे भर्ती बोर्ड हैं। ये कोई साधारण कॉर्पोरेट ढांचा तो बिल्कुल नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप इस ढांचे को ध्यान से देखें तो ये लगभग एक छोटे देश को चलाने जैसा है। इतने बड़े विकेंद्रीकरण के बिना इतनी बड़ी मशीनरी एक दिन में नहीं चल सकती। सही कहा। यही कारण है कि भारतीय रेलवे देश का सबसे बड़ा नियोक्ता है, मतलब सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। ये केवल नौकरियां नहीं देता, बल्कि ये पीढ़ियों को पालता है। हमारे स्रोतों में एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन गहरी बात दी गई है, भारतीय रेलवे का लोगो। अरे हाँ, वो लोगो। जी, उसमें 17 तारे शामिल हैं। ये कोई रैंडम डिजाइन नहीं है। ये तारे रेलवे के ऐतिहासिक जोनल ढांचे का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये लोगो याद दिलाता है कि यह संस्था कितनी विविधताओं को समेटे हुए है। और आज के डिजिटल युग में जब हम हर चीज अपनी स्क्रीन पे चाहते हैं तो IRCTC ने इस पूरे महाद्वीप जितने बड़े नेटवर्क को समेटकर एक ऐप में डाल दिया है। ये एक बहुत बड़ा तकनीकी जंप है। एकदम सही बात है। डिजिटल सुविधा और आज के इस तेज दौर से मुझे याद आता है कि हर विशाल चीज की शुरुआत बहुत ही जमीनी होती है। अगर हम अपने दस्तावेजों के ऐतिहासिक पन्नों को पलटें तो 1853 का वो दौर सामने आता है। 16 अप्रैल 1853, जब मुंबई से ठाणे के बीच देश की पहली ट्रेन चली थी, ब्लैक ब्यूटी। जी, ब्लैक ब्यूटी सिर्फ 34 किलोमीटर का वो सफर था। लॉर्ड डलहौजी का काल। लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात है कि अंग्रेजों ने ये ट्रेन हमारे लिए तो नहीं चलाई थी, है ना? उनका मुख्य उद्देश्य तो अपने व्यापार और कच्चे माल की ढुलाई को आसान बनाना था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। जॉर्ज स्टीवेंसन, जिन्हें रेलवे का पितामह कहा जाता है, उनके डिजाइनों ने भले ही दुनिया भर में क्रांति ला दी हो, लेकिन भारत में इसका उपयोग शुरू में औपनिवेशिक हितों के लिए हुआ था, यानी कॉलोनियल एक्सट्रैक्शन के लिए। बिल्कुल। कपास और कोयला और सैनिकों को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ही उनका लक्ष्य था। लेकिन विडंबना देखिए, जिस नेटवर्क को उन्होंने भारत का दोहन करने के लिए बनाया था, उसी नेटवर्क ने भारत के अलग अलग कोनों में बैठे स्वतंत्रता सेनानियों को आपस में जोड़ दिया। क्या बात है। ये तो है। भाप इंजनों का वो युग अपने आप में ऐतिहासिक है। हमारे दस्तावेजों में एक और नाम का जिक्र है, फेरी क्वीन। हाँ, मैंने पढ़ा था वो दुनिया का सबसे पुराना कार्यरत भाप इंजन। जी हाँ। ये मशीन आज भी पटरियों पर है, जो हमें उस औद्योगिक शुरुआत की याद दिलाती है। ये सच में इतिहास को अपनी आंखों से देखने जैसा है। लेकिन तकनीक कभी एक जगह ठहरती नहीं है। हमारे दस्तावेज बताते हैं कि भाप से निकलकर हम बहुत जल्द बिजली की तरफ मुड़ गए थे। यहाँ सबसे आकर्षक बात ये है कि विद्युतीकरण का ये बदलाव कितनी जल्दी आया। 3 फरवरी 1925 को देश ने पहली विद्युत ट्रेन डेक्कन क्वीन का संचालन देखा। 1925 में ही? जी हाँ, ये मुंबई वीटी से कुर्ला के बीच चली थी। इसने शहरी परिवहन की पूरी अवधारणा को ही बदल दिया और इस पूरे सिस्टम को एक कानूनी और सुरक्षित ढांचा देने के लिए 1890 में ही भारतीय रेलवे अधिनियम लागू कर दिया गया था। 1890? हाँ। और ये अधिनियम इतना मजबूत था कि आज भी ये रेलवे के संचालन का मूल आधार बना हुआ है। हाँ। ये तो हुई पटरियों और
इंजनों की बात, लेकिन इस पूरे तंत्र को चलाने वाला दिमाग कहाँ था? हमारे स्रोतों का अगला हिस्सा प्रशासन और नीतियों पर केंद्रित है। 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी जी। और आज़ादी के बाद 1950 में जब इसका पूर्ण राष्ट्रीयकरण हुआ, तब जाके ये वास्तव में भारत की संपत्ति बना। राष्ट्रीयकरण के बाद के दौर में प्रशासन का रवैया कैसा था, इसका एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण हमारे दस्तावेजों में है। आप जरूर लाल बहादुर शास्त्री जी के उस ऐतिहासिक कदम की बात कर रही हैं? एकदम सही पकड़ा आपने। वे पहले ऐसे रेल मंत्री थे जिन्होंने एक दुखद रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। बिल्कुल, और आज के समय में जब हम राजनीतिक और प्रशासनिक जवाबदेही की बात करते हैं तो ये घटना बहुत ही प्रासंगिक हो जाती है। सिर्फ एक लाइन में ये कहना कि उन्होंने इस्तीफा दिया, ये काफी नहीं है। इतने बड़े मानवीय परिणाम ला सकती है और नेतृत्व उससे भाग नहीं सकता। ये एकदम सही आकलन है। और अगर हम व्यवस्था में सुधार की बात करें तो 80 और 90 के दशक में आया डिजिटल बदलाव किसी चमत्कार से कम नहीं था। 15 नवंबर 1985 को नई दिल्ली में पहला कंप्यूटरीकृत आरक्षण शुरू हुआ। ओहो, वो लंबी लाइनों वाला दौर। हाँ, जिन लोगों ने स्टेशन पर लंबी लाइनों में लगकर कागजी टिकट कटवाए हैं, उनके लिए यह बदलाव अकल्पनीय था। और फिर 20 दिसंबर 1997 को तत्काल आरक्षण की शुरुआत हुई। तत्काल ने तो बहुत सी मुश्किलें आसान कर दी। बिल्कुल, इसने उन लोगों की बड़ी समस्या हल कर दी जिन्हें आपात स्थिति में यात्रा करनी होती थी। इन सभी बदलावों के लिए एक चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और वो है पैसा। बजट का जो इतिहास हमारे दस्तावेजों में है वो बहुत कुछ कहता है। 1924-25 में एक वर्थ समिति के सुझाव पर रेल बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया गया था। अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो रेल बजट को अलग करने का कारण ये था कि उस समय रेलवे का बजट भारत के कई राज्यों के कुल बजट से भी बड़ा होता था। बाप रे। हाँ, इसे एक अलग वित्तीय ध्यान की आवश्यकता थी। स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट जॉन मथाई ने पेश किया था। दशकों तक यह परंपरा चली, लेकिन जैसे जैसे देश की अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ और अन्य सेक्टर बढ़े हुए, यह महसूस किया गया कि परिवहन नीतियों का एकीकरण होना चाहिए। और इसीलिए 2017 में एक बहुत बड़ा नीतिगत बदलाव किया गया। रेल बजट को वापस सामान्य बजट में मिला दिया गया। एकदम सही। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हमने बजट समझ लिया, अब जरा भूगोल पर आते हैं। हमारे स्रोतों में एक ऐसी ट्रेन का जिक्र है जो सुनने में ही किसी महाकाव्य जैसी लगती है, विवेक एक्सप्रेस। हाँ, विवेक एक्सप्रेस। ये ट्रेन असम के डिब्रूगढ़ से शुरू होती है और सीधे तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाती है। 4286 किलोमीटर की यात्रा और 9 अलग-अलग राज्य। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, ये एक चलता फिरता भारत है। इसमें कोई शक नहीं है। इतनी लंबी यात्रा के दौरान भाषा, खान-पान, मौसम सब कुछ बदल जाता है। लेकिन इसी के समानांतर एक और तथ्य है जो हमारी चर्चा के लिए उतना ही जरूरी है। सबसे छोटी दूरी की ट्रेन विदर्भ एक्सप्रेस। अरे हाँ, दस्तावेज बताते हैं कि ये ट्रेन नागपुर से अजनी के बीच सिर्फ 3 किलोमीटर चलती है। जी, सिर्फ 3 किलोमीटर। अब कोई भी सोचेगा कि 3 किलोमीटर के लिए पूरी ट्रेन चलाने का लॉजिक क्या है? क्या ये आर्थिक या व्यावहारिक रूप से समझदारी है? लोग बस या साइकिल क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेते? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। दरअसल रेलवे सिर्फ लंबी दूरियों के लिए नहीं है, ये विशिष्ट भारी मांग वाले क्षेत्रों की लाइफलाइन भी है। नागपुर और अजनी के बीच रेलवे कर्मचारियों और विशिष्ट कार्यस्थलों का इतना सघन नेटवर्क है कि दिन भर में हजारों लोगों का सुरक्षित और एक साथ परिवहन केवल ट्रेन से ही संभव है। अच्छा, ये बात है या विरोधाभास दिखाता है? एक तरफ 4286 किलोमीटर और दूसरी तरफ सिर्फ 3 किलोमीटर कि भारतीय रेलवे कितनी लचीली व्यवस्था है। यही कारण है कि उत्तर रेलवे, जिसका विस्तार सबसे बड़ा है, और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, जिसका विस्तार सबसे कम है, दोनों ही अपनी अपनी भौगोलिक जरूरतों के हिसाब से काम करते हैं। और जब भौगोलिक जरूरतों और चुनौतियों की बात आती है तो भारत के इंजीनियरों ने जो किया है वो दुनिया भर में मिसाल है। हमारे दस्तावेजों का अगला हिस्सा पूरी तरह से बुनियादी ढांचे के विश्व स्तरीय कीर्तिमानों पर है। जी, विश्व रिकॉर्ड्स। सिर्फ नाम पढ़ना काफी नहीं होगा, हमें इनके पीछे के विज्ञान को समझना होगा। जैसे कर्नाटक के हुबली में स्थित श्री सिद्धारूढ़ा स्वामीजी स्टेशन, ये दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। इसका फायदा क्या है? इतने लंबे प्लेटफॉर्म का मतलब है कि एक ही समय में 2 पूरी क्षमता वाली लंबी ट्रेनें वहां खड़ी हो सकती हैं। ये भीड़ प्रबंधन और समय की बचत का एक मास्टर क्लास है। क्राउड मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल।
इसी तरह अगर आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, जिसे पहले मुगल सराय कहा जाता था, उसके यार्ड को देखें। ये एशिया के सबसे बड़े यार्ड्स में से एक है। ये सिर्फ एक यार्ड नहीं है, ये पटरियों का एक ऐसा जटिल एल्गोरिदम है जहां रोजाना हजारों मालगाड़ियां और यात्री ट्रेनें आती हैं, उन्हें अलग किया जाता है, नई दिशा दी जाती है। ये सब बिना रुके चलता है। बिल्कुल। और अब जरा पहाड़ों की ओर चलें। जम्मू कश्मीर की पीर पंजाल या बनिहाल रेल सुरंग, 11.2 किलोमीटर लंबी ये सुरंग। 11 किलोमीटर पहाड़ के अंदर? हाँ, हिमालय जैसे युवा और अस्थिर पहाड़ों के सीने में इतनी लंबी सुरंग बनाना, जहां पानी के रिसाव और जमीन धंसने का खतरा हमेशा रहता है, ये अदम्य इंजीनियरिंग का प्रमाण है। और नदियों को चुनौती देने में भी हम पीछे नहीं हैं। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला बोगीबील पुल, ब्रह्मपुत्र नदी पर बना ये 4.9 किलोमीटर लंबा पुल। जी। ब्रह्मपुत्र जैसी नदी जिसका बहाव मानसून में प्रलयंकारी हो जाता है, उस पर एक डबल डेकर पुल बनाना जिसके नीचे ट्रेन और ऊपर गाड़ियां चलती हैं, ये सामरिक रूप से भी भारत के लिए एक बहुत बड़ा रक्षा कवच है, क्योंकि ये सीमाओं तक सेना की पहुंच को तेज करता है। इन सभी संरचनाओं को देखकर एक सवाल मन में उठना स्वाभाविक है कि इन सब के लिए पुर्जे, ट्रेनें और तकनीक कहां से आती हैं? यही हमारा अगला बिंदु है, निर्माण केंद्र। हम अक्सर BEML, भेल या ICF जैसे शॉर्ट फॉर्म सुनते हैं, लेकिन इनका असल प्रभाव बहुत विशाल है। हमारे दस्तावेज बताते हैं कि रेलवे अपनी जरूरत का लगभग सब कुछ खुद बनाता है। ये आत्मनिर्भरता की एक बहुत पुरानी कहानी है। वडोदरा के रेलवे स्टाफ कॉलेज में जहां अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाता है, वहीं बेंगलुरु की BML और व्हील एंड एक्सल प्लांट में पहिए बनते हैं। पहिए बेंगलुरु से आते हैं? जी। और जो शक्तिशाली विद्युत इंजन भारी मालगाड़ियों को खींचते हैं, वह चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स और भोपाल के भेल में तैयार होते हैं। और डीजल इंजनों की बात करें, जो उन इलाकों में जाते हैं जहां बिजली नहीं है, उनका निर्माण वाराणसी, पटियाला के कारखानों और जमशेदपुर में होता है। और जिस डिब्बे में बैठकर हम और आप सफर करते हैं, वो शानदार कोच पेरम्बूर की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी ICF कपूरथला और कोलकाता में बनते हैं। जब आप एक ट्रेन को देखते हैं तो वास्तव में आप पूरे भारत के अलग अलग राज्यों के श्रम और कौशल का एक संयोजन देख रहे होते हैं। क्या बात है! अब तक हमने पूरे भारत को जोड़ने वाली लंबी पटरियों की बात की, लेकिन हमारे स्रोतों का एक हिस्सा खास तौर पर शहरों की धड़कन यानी मेट्रो रेल पर केंद्रित है। मेट्रो ने हमारे शहरों के काम करने का तरीका ही बदल दिया है। बिल्कुल बदल दिया है। दस्तावेज बताते हैं कि इसकी शुरुआत 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में हुई थी, दमदम से टॉलीगंज के बीच। और उसके काफी समय बाद 2002 में दिल्ली में मेट्रो आई। मेट्रो क्रांति के पीछे मेट्रो मैन E श्रीधरन का विजन बहुत अहम रहा है। उनका वर्क कल्चर, प्रोजेक्ट्स को तय समय से पहले पूरा करने की उनकी जिद, इसने भारत में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का मानक ही बदल दिया। दिल्ली मेट्रो की सफलता ने पूरे देश के लिए एक ब्लूप्रिंट का काम किया। और ये विकास कहीं रुका नहीं है। 2023 की उपलब्धियों को देखें तो ये किसी साइंस फिक्शन जैसा लगता है। कोच्चि में जल मेट्रो की शुरुआत हुई, यानी पानी के ऊपर मेट्रो का नेटवर्क, वाटर मेट्रो। और दूसरी तरफ कोलकाता ने तो कमाल ही कर दिया। हुगली नदी के ठीक नीचे भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो, नदी के तल के नीचे से गुजरती ट्रेन। ये सच में एक अजूबा है। यहाँ मैं एक तथ्य जोड़ना चाहूंगी जो दस्तावेजों में प्रमुखता से है। कोलकाता पूरे देश का एकमात्र ऐसा शहर है जहां 3 रेलवे जोन के मुख्यालय स्थित हैं, ईस्टर्न, साउथ ईस्टर्न और मेट्रो। कोलकाता का ये रुतबा रेलवे की शुरुआती इतिहास और आधुनिक मेट्रो के जन्मस्थान होने के कारण है। लेकिन आधुनिकता सिर्फ जमीन के नीचे या पानी में नहीं है, ये रफ्तार में भी है। बिल्कुल। हमारे दस्तावेजों का अगला हिस्सा नई सदी की सुपरफास्ट ट्रेनों पर है, और इसमें सबसे बड़ा नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसे शुरू में ट्रेन 18 कहा जाता था। 15 फरवरी 2019 को ये पहली बार दिल्ली से वाराणसी के बीच चली जी। और दक्षिण भारत में इसकी शुरुआत 2022 में हुई। ये ट्रेन सिर्फ तेज नहीं है, ये पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बनी है। बिना अलग इंजन वाली ये ट्रेन भारत के रेलवे इतिहास का एक नया अध्याय है। वंदे भारत निश्चित रूप से आज का गौरव है, लेकिन हमें ऐतिहासिक संदर्भ नहीं भूलना चाहिए। इस तेज गति की मनोवैज्ञानिक नींव 1 मार्च 1969 को ही रख दी गई थी,
जब पहली राजधानी एक्सप्रेस ने पटरियों पर दौड़ लगाई थी। 1969 में? जी। उस दौर में बिना रुके इतनी तेज गति से वातानुकूलित सफर करना एक बहुत बड़ा लग्जरी जंप था। रफ्तार के साथ साथ रेलवे ने जगह की कमी और भूगोल की चुनौतियों से निपटने के लिए कई प्रयोग किए हैं। 2014 में मुंबई में शुरू हुई मोनोरेल, जो एक ही पतली पटरी पर चलती है ताकि घनी आबादी वाले इलाकों में जगह कम घेरे। मोनोरेल का कॉन्सेप्ट बहुत इनोवेटिव था। और उससे भी पहले 2011 में हावड़ा से धनबाद के बीच चली पहली डबल डेकर ट्रेन। ये सभी उदाहरण साबित करते हैं कि रेलवे केवल एक ढांचा नहीं है, बल्कि ये लगातार खुद को इन्वेंट करता रहता है, और यही नवाचार हमें विशेष उद्देश्य परियोजनाओं की ओर ले जाता है। कोंकण रेलवे 26 जनवरी 1998 को स्थापित ये रूट 760 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक्ट महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को जोड़ता है। जी। पश्चिमी घाट की गहरी खाइयां, नदियां और कठोर चट्टानें, मुझे लगता है कि भारतीय रेलवे के इतिहास में ये सबसे कठिन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में से एक था। बिल्कुल। और जहां कोंकण रेलवे ने कठिन भूगोल को जीता, वहीं किसान रेल ने अर्थशास्त्र के नियमों को नया रूप दिया। किसान रेल? हाँ। 8 अगस्त 2020 को देवलाली से दानापुर के बीच जब पहली किसान रेल चली, तो इसका सीधा उद्देश्य कृषि अर्थव्यवस्था को बदलना था। जो फल, सब्जियां या फूल कुछ ही दिनों में खराब हो जाते थे, उन्हें तेजी से और कम लागत में दूर के बाजारों तक पहुंचाना। इसने किसानों के लिए एक बहुत बड़े बाजार के दरवाजे खोल दिए। तो इतने सारे स्रोतों, इतने सारे युगों और इतनी सारी तकनीकों से गुजरने के बाद हम अंततः क्या समझते हैं? इस पूरे चर्चा का सार ये है कि रेलवे सिर्फ लोहे के डिब्बों का समूह नहीं है। ये एक ऐसा माध्यम है जो ये बताता है कि एक देश कैसे सोचता है, कैसे अपनी चुनौतियों से लड़ता है और कैसे आगे बढ़ता है। बहुत खूब। जो लोग भी आज इस चर्चा को सुन रहे हैं, मुझे यकीन है कि अगली बार जब वे किसी रेलवे क्रॉसिंग पर खड़े होंगे, तो वे सिर्फ एक ट्रेन को नहीं, बल्कि 140 करोड़ लोगों की अर्थव्यवस्था, इतिहास और भविष्य को वहां से गुजरते हुए देखेंगे। बहुत ही गहरी बात है ये। हमने इतिहास देख लिया, भूगोल नाप लिया और तकनीक को समझ लिया, लेकिन हमारे दस्तावेजों के एकदम अंतिम हिस्से में कुछ ऐसा है जिस पे हमने अभी तक गहराई से चर्चा नहीं की है, और वो हिस्सा सीधे हमारे भविष्य से जुड़ा है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। जब हमारी ट्रेनें 160 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे भी तेज गति से दौड़ रही हैं और नेटवर्क पर ट्रैफिक इतना ज्यादा है, तो एक मानवीय भूल की कीमत क्या हो सकती है? ये तो डरावना है। यहीं पर कवच का विचार सामने आता है। ये भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, यानी ATP। इस कवच को अगर विजुअलाइज करें तो मान लीजिए घने कोहरे की रात है और किसी तकनीकी या मानवीय भूल के कारण दो ट्रेनें एक ही पटरी पर आमने सामने आ जाती हैं। जी। ऐसी स्थिति में ड्राइवर शायद कुछ ना कर पाए, लेकिन कवच प्रणाली रेडियो फ्रीक्वेंसी और AI का उपयोग करके उन ट्रेनों की ब्रेक्स स्वतः ही लगा देगी। ये सिस्टम दुर्घटना होने से पहले ही उसे भांप लेता है। और भविष्य की तकनीक सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं है। प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन को देखते हुए रेलवे हाइड्रोजन ट्रेन पर तेजी से काम कर रहा है। हाइड्रोजन ट्रेन? जी। ये पूरी तरह से शून्य उत्सर्जन वाली ट्रेन होगी जो पानी के अलावा कुछ नहीं छोड़ेगी। इसके अलावा जो महत्वाकांक्षी डायमंड क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट है, वो भारत के 4 बड़े महानगरों को हाई स्पीड बुलेट ट्रेन नेटवर्क से जोड़ने का काम करेगा। तो सुनने वालों के लिए अब एक खुला सवाल ये है, जरा सोचिए, जब हम 1853 के धुएं वाले उस भाप इंजन ब्लैक ब्यूटी के दौर से निकलकर पूरी तरह से AI संचालित, कवच संरक्षित और शून्य उत्सर्जन वाले हाई स्पीड नेटवर्क में यात्रा कर रहे होंगे, तो क्या हम केवल एक शहर से दूसरे शहर का सफर कर रहे होंगे, या ये अपने आप में एक समय यात्रा होगी? यह एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। अतीत की उस मजबूत नींव पर भविष्य की यह उड़ान सच में अद्भुत है। महत्वपूर्ण विषय के साथ फिर लौटेंगे जो आपकी जानकारी के दायरे को और भी व्यापक बनाएगा। तब तक अपनी जिज्ञासा कर रहे हैं। आज की चर्चा इस बारे में है कि कैसे इस नेटवर्क ने समाज की दूरियों को मिटाया है, कूटनीतिक कड़वाहट के बीच एक पुल का काम किया है और इंसानी जज्बे की अनगिनत कहानियों को जन्म दिया है। तो ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। स्रोत सामग्री का जो पहला हिस्सा मैंने पढ़ा, वो रेलवे के मानवीय चेहरे को उजागर करता है, जो कि बहुत जरूरी पहलू है। और ईमानदारी से कहूं तो ये हिस्सा किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं लगता।
हम हमेशा से रेलवे को एक बहुत ही मशीनरी, भारी भरकम और पुरुष प्रधान क्षेत्र के रूप में देखते आए हैं। हाँ, इंजनों और लोहे की पटरियों की दुनिया। बिल्कुल, लेकिन दस्तावेज में कुछ ऐसे नाम हैं जो इस धारणा को पूरी तरह से तोड़ देते हैं। सबसे पहले तो ममता बनर्जी का जिक्र है, जो भारत की पहली महिला रेल मंत्री बनी। अगर हम इसे एक बड़े परिदृश्य में रख कर देखें तो रेलवे जैसे विशाल और जटिल मंत्रालय का नेतृत्व किसी महिला के हाथ में आना सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी। मतलब भारतीय रेलवे देश का सबसे बड़ा नियोक्ता है ना? हाँ, बिल्कुल। एक ऐसा सिस्टम जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चलाता है, उस पूरे सिस्टम की कमान एक महिला के हाथ में होना संस्थागत स्तर पर एक बहुत बड़ा संदेश था। ये इस बात का प्रतीक था कि नेतृत्व की कोई जेंडर बाउंड्री नहीं होती। सही कहा। और ये बदलाव सिर्फ मंत्रालय के वातानुकूलित कमरों तक सीमित नहीं था। मैंने नोट्स में एक और नाम देखा जिसने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया, सुरेखा यादव। भारत की पहली महिला रेल ड्राइवर यानी लोको पायलट। हाँ, ये 80 और 90 के दशक के आसपास की बात है। जरा उस समय की कल्पना कीजिए। वो समय आज से बहुत अलग था। एक भारी भरकम लोकोमोटिव इंजन को कंट्रोल करना शारीरिक और मानसिक रूप से बेहद चुनौतीपूर्ण माना जाता था। आज की तरह आरामदायक केबिन तो होते नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। उस वक्त इंजन आज की तरह पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत नहीं होते थे। भारी शोर, बेतहाशा गर्मी और एक बहुत बड़ी मशीन को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी। ठीक है। और उस कैबिन में जहां सिर्फ पुरुषों का एकाधिकार माना जाता था, वहां एक महिला का बैठना सिर्फ एक नौकरी पाना नहीं था। बिल्कुल नहीं। वो समाज की सदियों पुरानी रूढ़िवादी सोच पर एक सीधी चोट थी। सुरेखा यादव ने साबित कर दिया कि तकनीकी और शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण माने जाने वाले क्षेत्रों में महिलाएं किसी से कम नहीं है। और मैं कहूंगी कि रेलवे ने सामाजिक बदलाव में एक बहुत ही सक्रिय उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट की भूमिका निभाई है। वो कैसे? देखिए, जब इतनी बड़ी सरकारी संस्था अपने ढांचे में महिलाओं को तकनीकी और नेतृत्व की भूमिकाओं में स्वीकार करती है तो पूरा समाज उस बदलाव को देखता है और अपनाता है। हाँ, ये बात तो है। और बदलाव की ये कहानी सिर्फ लोको पायलट के केबिन में खत्म नहीं होती। इसका सीधा असर आम यात्रियों पर भी पड़ा। दस्तावेजों में मुंबई की एक बहुत ही खास ट्रेन का जिक्र किया गया है। अच्छा, लेडी स्पेशल? हाँ, चर्चगेट से बोरीवली के बीच चलने वाली महिला विशेष ट्रेन। मुंबई की लोकल ट्रेनों की भीड़ और वहाँ की रोजमर्रा की भागदौड़ के बारे में तो सब जानते हैं। पीक आवर्स में ट्रेन में चढ़ना ही अपने आप में एक संघर्ष होता है। बहुत बड़ा संघर्ष। और ऐसे में एक पूरी की पूरी ट्रेन सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित कर देना एक मास्टर स्ट्रोक था। अगर हम इसे गहराई से समझे तो ये लेडी स्पेशल सिर्फ एक लोहे का डिब्बा या परिवहन का साधन नहीं है। ये महिलाओं के लिए एक मूविंग कम्युनिटी बन गई है, एक चलता फिरता सुरक्षित समाज। हाँ, जहाँ महिलाएं बेफिक्र होकर सफर कर सकती हैं। वो उस भीड़-भाड़ और धक्के मुक्की से बचकर अपनी यात्रा को सुकून से पूरा कर पाती हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की बात नहीं है, ये उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर वो स्वतंत्रता और सुरक्षा देने की बात है जिसकी वे हमेशा से हकदार हैं। सुरक्षा की बात निकली है तो मुझे दस्तावेज का एक और ऐतिहासिक तथ्य याद आ रहा है। मैंने नोट्स में देखा कि रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ का गठन 1882 में ही कर दिया गया था। 1882? हाँ, ये तो बहुत ही शुरुआती दौर था। इतनी जल्दी एक अलग सुरक्षा बल बनाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि उस समय ब्रिटिश हुकूमत थी। शुरुआत में रेलवे का मुख्य उद्देश्य देश के कोने कोने से कच्चा माल जैसे कपास और कोयला बंदरगाहों तक पहुंचाना था। और सेना की आवाजाही भी? बिल्कुल, अपनी सेना को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह भेजना। रेलवे उनके लिए एक बहुत बड़ी आर्थिक और सामरिक संपत्ति थी। मतलब शुरुआत में सुरक्षा यात्रियों के लिए नहीं बल्कि माल और संपत्ति के लिए थी। हाँ, सच कहूं तो ऐसा ही था। इतने बड़े नेटवर्क को बिना किसी संस्थागत सुरक्षा के चलाना नामुमकिन था। इसलिए 1882 में ही उन्होंने इसे एक कानूनी और औपचारिक ढांचा दे दिया। दिलचस्प है। लेकिन जैसे जैसे समय बीता और यात्री ट्रेनों का विस्तार हुआ, आरपीएफ की भूमिका भी बदलती गई। आज वह बल, जिसकी शुरुआत शायद एक औपनिवेशिक संपत्ति को बचाने के लिए हुई थी, हर रोज करोड़ों यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। यहाँ से कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं और अपने इस सफर को भारत की सीमाओं से बाहर ले जाते हैं तो रेलवे का वैश्विक इतिहास किसी जादुई कहानी जैसा लगता है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखें तो स्केल बहुत बड़ा हो जाता है। बिल्कुल। दस्तावेज में एक तारीख दर्ज है,
27 सितंबर 1825 इंग्लैंड के स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच दुनिया की पहली रेल चली थी। 1825 का वो दौर जब दुनिया औद्योगिक क्रांति के मुहाने पर खड़ी थी। जरा सोचिए उन लोगों के बारे में जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ घोड़ों या बैलगाड़ियों की ही रफ्तार देखी थी। उनके सामने अचानक एक विशालकाय लोहे की मशीन जो भाप और धुआं उगल रही हो पटरियों पर दौड़ने लगे। हाँ, वो घबरा गए होंगे। बिल्कुल, ये नज़ारा उनके लिए कितना खौफनाक और साथ ही कितना चमत्कारिक रहा होगा। लोगों को लगा होगा कि कोई दैत्य दौड़ रहा है। वो सिर्फ एक मशीन नहीं थी, वो इंसानी महत्वाकांक्षा का एक नया रूप था। और उस महत्वाकांक्षा की गति इतनी तेज थी कि सिर्फ कुछ ही दशकों बाद 1863 में एक और बड़ा चमत्कार हुआ। क्या? दस्तावेज हमें लंदन ले जाता है जहां दुनिया की पहली मेट्रो चल पड़ी। 1863 में मेट्रो, मतलब जमीन के नीचे? ये तथ्य पढ़कर तो मैं सच में चकरा गया। दुनिया के कई हिस्सों में उस वक्त लोग ठीक से पक्की सड़कों का सपना भी नहीं देख पा रहे थे। हाँ, और लंदन के लोग जमीन के नीचे सुरंगों में ट्रेन से सफर कर रहे थे। और वो भी भाप के इंजनों से। जमीन के नीचे स्टीम इंजन चलाना अपने आप में एक इंजीनियरिंग दुष्स्वप्न जैसा था। बिल्कुल, धुआं, कालिख और घुटन के बावजूद लोगों ने उस सिस्टम को अपनाया क्योंकि वो उन्हें शहर के ट्रैफिक से आजादी दे रहा था। ये दिखाता है कि इंसान अपनी सहूलियत और विकास के लिए प्रकृति की किसी भी बाधा को चुनौती दे सकता है। भूगोल और प्रकृति की बाधाओं को चुनौती देने की बात करें तो स्रोत सामग्री में 2 ऐसे वैश्विक रिकॉर्ड्स का जिक्र है जो सच में दिमाग शून्य कर देते हैं। ट्रांस साइबेरियन रेलवे। हाँ, सबसे पहले वही। रूस में स्थित ट्रांस साइबेरियन दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ये सिर्फ एक लंबा रास्ता नहीं है, ये लगभग 9000 किलोमीटर से ज्यादा लंबा सफर है। 9000 किलोमीटर? हाँ, जो आपको कई टाइम जोन के पार ले जाता है। आप एक ट्रेन में बैठते हैं और हफ्तों तक सफर करते हैं। बाहर का मौसम, परिदृश्य और समय सब कुछ बदल जाता है। ये एक महाद्वीप को पार करने का एक असाधारण इंजीनियरिंग चमत्कार है। और दूसरा उदाहरण जो दस्तावेज में है वो जापान की सीकन सुरंग है। दुनिया की सबसे लंबी रेल सुरंग, और वो भी समुद्र के नीचे। यही तो, ट्रांस साइबेरियन जहां जमीन के विशाल विस्तार को नापता है, वहीं सीकन सुरंग समुद्र की अतल गहराइयों में उतरती है। समुद्र के नीचे इतनी गहराई में एक सुरंग बनाना, पानी के भारी दबाव और भूकंप के खतरों से निपटना और उसमें से एक ट्रेन को सुरक्षित गुजारना, ये साबित करता है कि जब तकनीक और इंसान का विजन एक साथ मिलते हैं तो असंभव शब्द डिक्शनरी से बाहर हो जाता है। सही कहा। लेकिन इन इंजीनियरिंग चमत्कारों से अलग एक और पहलू है जो रेलवे को वास्तव में खास बनाता है, और वो है कूटनीति। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि रेलवे कूटनीति का हिस्सा कैसे बन गया। हाँ, अगर हम स्रोत सामग्री के अगले हिस्से पर गौर करें तो ये भारी भरकम तकनीक से ज्यादा इंसानी भावनाओं के बारे में है। बिल्कुल, दस्तावेज में पड़ोसी देशों के साथ संपर्क स्थापित करने वाली 2 बहुत ही खास ट्रेनों का उल्लेख है। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस और भारत तथा बांग्लादेश के बीच चलने वाली मैत्री एक्सप्रेस। इन दोनों ट्रेनों के नाम ही अपना पूरा मकसद बयान कर देते हैं, समझौता और मैत्री। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और कूटनीति की दुनिया में इसे सॉफ्ट पावर का एक बहुत ही शानदार उदाहरण माना जाता है। ये ट्रेनें सिर्फ यात्रियों को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक ले जाने का काम नहीं करती। ये उन राजनीतिक तनावों, कड़वाहटों और सख्त भौगोलिक सीमाओं के आर पार उन मानवीय संबंधों को ढोती हैं जो इतिहास के पन्नों में कहीं उलझ गए थे। जब राजनीतिक स्तर पर बातचीत बंद हो जाती है या जब 2 देशों के बीच तनाव चरम पर होता है, तब भी ये कोशिश की जाती है कि लोगों के बीच का संपर्क न टूटे। जब समझौता एक्सप्रेस या मैत्री एक्सप्रेस सीमा पार करती है तो वो महज कुछ डिब्बे नहीं होते, वो अपने साथ उस पार के लोगों की उम्मीदें, उनकी साझा संस्कृति, उनकी भाषा और उन परिवारों के जुड़ाव को लेकर जाती है जो बंटवारे के कारण अलग हो गए थे। ये सोचना ही कितना भावुक कर देता है कि एक लोहे की पटरी उन लकीरों को कुछ समय के लिए मिटा देती है जो राजनेताओं ने नक्शे पर खींची हैं। बिल्कुल, भू राजनीतिक सीमाएं चाहे कितनी भी सख्त और कंटीले तारों से घिरी क्यों ना हो, आम लोगों के बीच संवाद बनाए रखने के लिए रेलवे हमेशा से एक भरोसेमंद पुल का काम करता आया है। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? हमने इतिहास देखा, कूटनीति देखी, महिलाओं का संघर्ष देखा, इस सब का सार क्या है? स्रोत सामग्री का अंतिम हिस्सा
इसी बात पर केंद्रित है, एक निरंतर और अजेय यात्रा। और इसी अजय यात्रा का सम्मान करने के लिए हर साल 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है और 10 से 16 अप्रैल तक पूरा रेल सप्ताह आयोजित होता है। ये कोई साधारण जयंती या उत्सव नहीं है, ये एक ऐसे सिस्टम का जश्न है जो समय के साथ बूढ़ा होने के बजाय और भी ज्यादा जवान और तेज होता जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। हम अक्सर विकास की बात करते हैं, लेकिन विकास को मापा कैसे जाए? दस्तावेज हमें इसके लिए एक बहुत ही स्पष्ट तुलना देता है। वो 34 किलोमीटर वाली बात। हाँ, भारतीय रेल सफर 1853 में मुंबई और ठाणे के बीच मात्र 34 किलोमीटर की एक छोटी सी यात्रा से शुरू हुआ था। सिर्फ 34 किलोमीटर, एक बहुत ही मामूली और सीमित शुरुआत। और आज उस सफर का विस्तार देखिए। आज हम 4286 किलोमीटर लंबी विवेक एक्सप्रेस की बात कर रहे हैं। 4286 किलोमीटर। यह दूरी तो यूरोप के कई देशों के पूरे आकार से भी बड़ी है। ये ट्रेन असम के डिब्रूगढ़ से शुरू होती है और भारत के सबसे दक्षिणी छोर कन्याकुमारी तक जाती है। ये सफर लगभग 80 घंटे से ज्यादा का होता है। आप एक ही ट्रेन में बैठकर भारत के अलग अलग मौसमों, भाषाओं, खानपान और संस्कृतियों को खिड़की से गुजरते हुए देख सकते हैं। और अब तो हम सिर्फ दूरी की बात नहीं कर रहे हैं, गति की भी बात कर रहे हैं। हमारे पास आधुनिक हाई स्पीड कॉरिडोर हैं, सेमी हाई स्पीड ट्रेनें आ रही हैं। हाँ, गति भी लगातार बढ़ रही है। ये सिर्फ लोहे की पटरियों का विस्तार नहीं है, ये एक देश की महत्वाकांक्षाओं का विस्तार है। इसे ऊपर उठकर एक जीवित इकाई बन जाती है। दस्तावेज के अंत में एक बहुत ही खूबसूरत बात लिखी है। भारतीय रेल केवल पटरियों का एक जाल नहीं है, यह 140 करोड़ भारतीयों के सपनों और प्रगति की जीवन रेखा है। बिल्कुल। मैं इसे इस तरह से देखता हूँ, जरा इंसानी शरीर की कल्पना कीजिए। हमारे शरीर को जिंदा रखने के लिए नसों का एक पूरा नेटवर्क होता है, जो सिर से लेकर पैर तक हर हिस्से में खून पहुंचाता है। और वो खून शरीर को ऊर्जा देता है। बिल्कुल उसी तरह ये विशाल रेलवे नेटवर्क इस देश की नसें हैं, और इन नसों में दौड़ने वाली ट्रेनें वो ऊर्जा हैं जो इस देश को चलायमान रखती हैं। ये पटरियां देश के हर राज्य, हर छोटे बड़े गांव, हर महानगर को एक धागे में पिरोती हैं। कोई छात्र जो किसी दूसरे शहर में अपनी किस्मत आजमाने और परीक्षा देने जा रहा है, कोई किसान जो अपनी मेहनत की फसल को बड़े बाजार तक पहुंचाने जा रहा है, या कोई परिवार जो महीनों बाद त्योहार मनाने अपने पैतृक गांव लौट रहा है। हाँ, सबकी अपनी कहानी है। इन सब की कहानियां इसी जीवन रेखा के जरिए मुमकिन हो पाती हैं। ये इकलौती ऐसी जगह है जहां देश का हर वर्ग, हर भाषा बोलने वाला इंसान, हर धर्म और संस्कृति के लोग एक ही डिब्बे में एक साथ सफर करते हैं। चाय वाले की आवाज से लेकर खिड़की के लिए होने वाली छोटी मोटी बहस तक, ये पूरा का पूरा भारत एक छोटे से डिब्बे में सिमट जाता है। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को एक जगह समेटें, तो हमारे सामने मानव सभ्यता के विकास का एक जीता जागता दस्तावेज उभर कर आता है। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे सुरेखा यादव और ममता बनर्जी जैसी महिलाओं ने इस पुरुष प्रधान क्षेत्र में अपनी जगह बनाकर समाज के रूढ़िवाद को तोड़ा। और सुरक्षा का पहलू भी। हाँ, हमने समझा कि लेडी स्पेशल और 1882 में बनी आरपीएफ जैसी पहलों ने महिलाओं और आम यात्रियों की सुरक्षा को कैसे एक संस्थागत आकार दिया। और सिर्फ भारत ही नहीं, हमने 1825 में चलने वाली पहली भाप की ट्रेन और 1883 की लंदन मेट्रो के जरिए उस ऐतिहासिक तकनीकी क्रांति को भी महसूस किया। 34 किलोमीटर के विशाल बर्फीले रास्तों से लेकर सीकंद सुरंग की समुद्री गहराइयों तक का सफर तय किया। और फिर हमने देखा कि कूटनीति के मोर्चे पर मैत्री और समझौता एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें कैसे नफरत की दीवारों को गिराकर मानवीय संबंधों को जिंदा रखती हैं। 34 किलोमीटर का वो छोटा सा सफर आज 4286 किलोमीटर की विशाल यात्रा और हाई स्पीड कॉरिडोर में बदल चुका है, जो 140 करोड़ लोगों की धड़कन है। 1825 में इंग्लैंड की खदानों में सिर्फ कोयला ढोने के लिए शुरू की गई एक मशीन आज दुनिया के 140 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं, उम्मीदों और अनगिनत सपनों का भार उठा रही है। लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद मेरे जहन में एक बहुत ही गहरा सवाल उठ रहा है। वो क्या? जब हम भविष्य की ओर देखते हैं, जहां हाई स्पीड कॉरिडोर बन रहे हैं, बुलेट ट्रेनों की बात हो रही है, सफर का समय लगातार कम होता जा रहा है, तो ये सोचना दिलचस्प है कि तकनीक चाहे जितनी भी बदल जाए, क्या ये रेलवे हमेशा हमारी संस्कृति और समाज को इसी तरह गहराई से जोड़ती रहेगी? ये एक बहुत ही विचारणीय बिंदु है। जब सफर इतना तेज हो जाएगा कि बगल वाले यात्री से बात करने का या खिड़की से बाहर के बदलते परिदृश्य को महसूस करने का वक्त ही नहीं मिलेगा, तो क्या वो मानवीय जुड़ाव, वो ठहराव जो ट्रेन के सफर की पहचान है,
कहीं पीछे छूट जाएगा? तकनीक और इंसानियत का संतुलन। बिल्कुल। क्या भविष्य की अकल्पनीय गति हमारे सफर करने के अनुभव को पूरी तरह से बदल कर रख देगी? एक ऐसा विचार जिसे हम सबको अपने स्तर पर खोजना चाहिए। आज के लिए ज्ञान और इतिहास की इस रोमांचक यात्रा को यहीं विराम देते हैं। अगली बार किसी नए विषय और कुछ नई चौंकाने वाली जानकारियों की गहराई में उतरने के वादे के साथ ये सफर